नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे वीडियो में। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूँ, हम लोग छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की एमसीक्यूज की सीरीज कर रहे हैं। इसका मैं 3 पार्ट ला चुका हूँ, ये हमारा रहेगा चौथा पार्ट। अगर आप लोगों को तीनों एमसीक्यूज के पीडीएफ विद आंसर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उसको ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो फिर चलिए हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 61 दिया गया है, ऐसा आदेश जो अध्यक्ष द्वारा पारित किया गया हो उसके लिए व्यथित व्यक्ति अपील करेगा। पिछली वीडियो में बताया था अपील के बारे में। ठीक, होता क्या है, देख मान लो अगर कोई आपके लिए कोई आदेश पारित कर रहा है फिर जारी कर रहा है, ठीक है, अगर आप उस आदेश के प्रति संतुष्ट नहीं हो या आपको लगता है कि वो गलत है, जैसे कि होता है ना भाई, जैसे कि हाई कोर्ट का कोई डिसीजन आता है तो कई लोग क्या है संतुष्ट नहीं होते या फिर लगता है कि यहाँ पे भी हमको न्याय नहीं मिला, तो उसके लिए हम उसका अपील कहाँ करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। सेम ऐसा ही इसका भी कंडीशन रहेगा। ठीक, तो इसमें हमारे पहला प्रश्न में क्या पूछा गया है? ऐसा आदेश जो अध्यक्ष द्वारा पारित किया गया हो, मतलब ऐसा आदेश जो अध्यक्ष द्वारा जारी किया गया हो किसी व्यक्ति के विरुद्ध, तो उसके लिए वह व्यक्ति अपील कहाँ करेगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, संचालक को करेगा। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, मंडी समिति को। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, सचिव को। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, प्रबंधक को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंडी समिति को। मतलब अगर अध्यक्ष कोई आदेश जारी कर रहा है या फिर पारित कर रहा है तो उसके विरुद्ध हम कहाँ अपील करेंगे? मंडी समिति को करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, जहाँ ऐसा आदेश मंडी समिति द्वारा पारित किया गया हो उसके लिए व्यथित व्यक्ति अपील करेगा। अब अध्यक्ष जारी किया, हम कहाँ की अपील? उसको मंडी समिति के पास। ठीक, अगर मंडी समिति जारी कर रहा है, ठीक है, अगर आप उससे भी असंतुष्ट नहीं हो या फिर लगता है कि वहाँ भी आपको जो डिसीजन दिया गया है वो गलत है, तो उसके लिए आप कहाँ अपील करेंगे, ये पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, सचिव को। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, संचालक को। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, राज्य सरकार को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संचालक को। ठीक है, अगला प्रश्न है, जहां ऐसा आदेश संचालक द्वारा पारित किया गया हो उसके लिए व्यथित व्यक्ति अपील करेगा। पहला मैं क्या बताया, अगर अध्यक्ष पारित कर रहा है तो हम कहाँ किए? उसको मंडी समिति के पास। अब मंडी समिति पारित किए तो हम उसको उसका अपील कहाँ किए? हम लोग संचालक के पास। अब अगर संचालक भी कोई आदेश पारित कर रहा है, उससे भी आप संतुष्ट नहीं हो या फिर लगता आपको गलत है, तो उसके आप आदेश के विरुद्ध आप कहाँ अपील करेंगे? उसी को इसमें पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, मंडी समिति को। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, संचालक को। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, सचिव को। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपका, राज्य सरकार को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार को। ठीक है, आया ना समझ में? सबसे पहले हमको क्या देखना है, अध्यक्ष अगर कोई आदेश जारी कर रहा है तो हम किसको करेंगे? मंडी समिति को। अब मंडी समिति क्या कर रहा है? आदेश जारी कर रहा है, तो उसके विरुद्ध अपील कहाँ करेंगे? संचालक को। अब संचालक आदेश जारी कर रहा है तो उसके विरुद्ध हम अपील कहाँ कर सकते हैं? राज्य सरकार को। इसको आप लोग को याद रखना है। कैसे याद रखना है? सबसे नीचे अध्यक्ष, फिर मंडी समिति, फिर संचालक, फिर सबसे ऊपर क्या आएगा आपका? राज्य सरकार। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष के आदेश के विरुद्ध अपील आदेश प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर कर सकेगा? अध्यक्ष आदेश जारी कर दिया या फिर आदेश पारित कर दिया, ठीक है, अब अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ या फिर एक गलत आदेश पारित किया गया है ना, तो उसके लिए एक समय सीमा होती है। ऐसा नहीं कि आपको कभी भी मन लग रहा है कि हाँ आज मैं संतुष्ट नहीं हूँ तब मैं आप जाकर अपील करूँगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक निर्धारित समय सीमा होती है, उसी के बारे में इसमें पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 7 दिवस के भीतर। ऑप्शन नंबर बी है 10 दिवस के भीतर। ऑप्शन नंबर सी है 14 दिवस के भीतर। ऑप्शन नंबर डी है 15 दिवस के भीतर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 दिवस के भीतर। अगला प्रश्न है,
मंडी समिति के आदेश के विरुद्ध अपील आदेश प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर कर सकेगा। इससे पहले और प्रश्न क्या था, अगर अध्यक्ष आदेश पारित कर रहा है ना, तो उसमें कितने दिनों के भीतर आपको अपील करना है। उसमें हमें क्या बताया, 7 दिवस के भीतर। अब क्या पूछ रहा है, अगर मंडी समिति आदेश पारित किया है उसके विरुद्ध अपील करने के लिए समय सीमा पूछी गई है। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 7 दिवस के भीतर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 10 दिवस के भीतर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 15 दिवस के भीतर और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 30 दिवस के भीतर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 दिवस के भीतर। ठीक, अगला प्रश्न है, संचालक के आदेश के विरुद्ध अपील आदेश प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर कर सकेगा। अब अगर संचालक जो है कोई आदेश पारित कर दिया, ठीक, अब उसके विरुद्ध आपको अपील करना है। और कहाँ अपील करना है, आप जो लोग जानते हो कि मैं भी बताया हूँ, राज्य सरकार को। ठीक, तो उसके लिए जो समय सीमा है उसको पूछा गया इसमें। पहला, इससे पहले प्रश्न में क्या पूछा था, मंडी समिति के आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए समय सीमा। उसके पहले प्रश्न में पूछा गया था अध्यक्ष के द्वारा आदेश पारित किए गए हैं उसके विरुद्ध अपील करने के लिए समय सीमा। और इस प्रश्न में क्या पूछा गया, संचालक के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसके विरुद्ध अपील करने के लिए समय सीमा। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 14 दिवस के भीतर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 21 दिवस के भीतर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 30 दिवस के भीतर और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 40 दिवस के भीतर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 दिवस के भीतर। ठीक, इसमें देखो क्या हो रहा है, अगर अध्यक्ष कोई आदेश पारित करे है ना, तो उसके लिए 7 दिवस, और मंडी समिति और संचालक दोनों अगर कोई भी आदेश पारित करे तो उसके लिए 30-30 दिवस है। ठीक, इसको अच्छे से याद रखना भैया। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार या फिर राज्य शासन द्वारा पारित आदेश को कहाँ प्रश्नगत किया जा सकता है। इसका कहने का तात्पर्य ये है, पहले मैं क्या बताया था, अध्यक्ष पारित किया, हम गए मंडी समिति के पास, मंडी समिति पारित किया, हम गए संचालक के पास, संचालक पारित किया, हम गए किसके पास, राज्य सरकार के पास। अब राज्य सरकार अगर कोई आदेश पारित कर दिया है ना, ठीक है, तब उसके विरुद्ध हम कहाँ जा सकते हैं, या फिर जो आदेश पारित किया है उसको हम कहाँ पर प्रश्नगत कर सकते हैं। ठीक, इस वो पूछा गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में, विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कहीं भी प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहीं भी प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। मतलब अगर राज्य शासन द्वारा कोई आदेश पारित कर दिया गया है तो उसको आपको मानना ही पड़ेगा, आप उसको कहीं भी प्रश्नगत नहीं कर सकते, ना ही हाई कोर्ट, ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही कोई स्पेशल कोर्ट में। ठीक है, आया समझ में। अगला प्रश्न है, निजी मंडी प्रांगण की स्थापना हेतु पंजीयन के संदर्भ में किस धारा में उल्लेख है। निजी मंडी प्रांगण कहने का अर्थ है, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक, वो मंडी प्रांगण के अंदर क्रय विक्रय करना चाहता है ना, तो उसको एक निजी मंडी प्रांगण के लिए इस पंजीयन करानी पड़ती है, उसी को बोलते हैं निजी मंडी प्रांगण। ठीक है, तो उसके पंजीयन के बारे में इस अधिनियम, किस अधिनियम, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के किस धारा में बताया गया है उसको पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा 32, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा 32 का, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा 32 खा, ऑप्शन नंबर डी दिया गया धारा 32 ग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 32 ख। अगला प्रश्न है, निजी मंडी प्रांगण के पंजीयन रद्द करने की शक्ति किसे प्राप्त है। अभी अभी मैं आप लोगों को बताया कि निजी मंडी क्या होता है और निजी मंडी के लिए हमको क्या चीज़ पंजीयन कराना पड़ता है। ठीक, और उसका पंजीयन के बारे में कौन सी धारा में बताया गया है। अब इसमें पूछा गया कि पंजीयन करा लिया, ठीक, अब अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गई या फिर उसमें बहुत सारे जो कंडीशन होते हैं, जो मैं पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ पंजीयन रद्द करने की, उस रीजन में से का रीजन अगर हो गया, ठीक, अगर अब उसको रद्द करना है तो उसको रद्द कौन करेगा, और रद्द करने की जो पंजीयन रद्द करने की शक्ति है उससे किससे किससे प्राप्त है उसको पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिए गए संचालक को, ऑप्शन नंबर बी है सचिव को, ऑप्शन नंबर सी है मंडी बोर्ड और ऑप्शन नंबर डी है राज्य सरकार को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंडी बोर्ड, अर्थात मंडी बोर्ड को किसी निजी मंडी प्रांगण की पंजीयन रद्द करने की शक्ति है भैया। ठीक, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संव्यवहार के संबंध में विवादों का निपटारा किस धारा में उल्लेखित है।
तो ऑप्शन नंबर ए दिए गए धारा 34, ऑप्शन नंबर बी दिए गए धारा 34 का, ऑप्शन नंबर सी दिए गए धारा 34 खा, ऑप्शन नंबर डी दिए गए धारा 34 ग है। ठीक, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धारा 34 खा। क्या इसमें क्या अगर हम लोग क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो विवाद होगा है ना, उसके जो निपटारा के संबंधित जितना भी बताया गया है इस धारा में, उसको किस धारा में बताया गया है उसी को पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सी धारा में बताया गया? ऑप्शन नंबर सी में, धारा नंबर 34 ख में। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस अधिनियम में व्यापारिक छूट के संबंध में किस धारा में बताया गया है? ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिए गए हैं धारा नंबर 35, ऑप्शन नंबर बी दिए गए हैं धारा नंबर 36, ऑप्शन नंबर सी दिए गए धारा नंबर 37 और ऑप्शन नंबर डी दिए गए हैं धारा नंबर 38। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धारा नंबर 35। ठीक, अगला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति कृषि उपज का क्रय का करार कितने प्रतियों में करेगा? कृषि उपज क्रय का करार मतलब क्या चीज़, अगर हम किसी कृषि उपज को ला रहे हैं बेचने के लिए है ना, तो हम जो क्रय करेंगे, लेंगे या फिर विक्रय करेंगे, ठीक है, तो उसका करार मतलब क्या चीज़? रिसिप्ट। तो वो जो रिसिप्ट रहेगा वो कितने प्रतियों में रहेगा उसी को पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिए गए हैं 2 प्रति में, ऑप्शन नंबर बी दिए गए 3 प्रति में, ऑप्शन नंबर सी दिए गए 4 प्रति में और ऑप्शन नंबर डी दिए गए 5 प्रति में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 प्रति में। अगर हम किसी कृषि उपज का क्रय करेंगे है ना, तो उसका करार या फिर रिसिप्ट कितने प्रतियों में करेंगे? 3 प्रतियों में। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम में मंडी समिति निधि के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया अध्याय नंबर 5 में, अध्याय नंबर 6 को दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर सी दिए गया है अध्याय नंबर 7, ऑप्शन नंबर डी दिया गया अध्याय नंबर 8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अध्याय नंबर 7, अर्थात मंडी समिति निधि के बारे में अध्याय नंबर 7 में बताया गया है इस अधिनियम में। इस अधिनियम मतलब छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972। ठीक, अगला प्रश्न है, मंडी समिति निधि से आशय है। ऑप्शन नंबर ए है मंडी समिति द्वारा प्राप्त समस्त धन, ऑप्शन नंबर बी है ऐसी धनराशि जिसे प्रतिभूति निक्षेप के प्रति किए गए अभिदायों के रूप में मंडी समिति द्वारा प्राप्त किया गया हो, ऑप्शन नंबर सी है ऐसी धनराशि जिसे भविष्य निधि के प्रति किए गए अभिदायों के रूप में मंडी समिति द्वारा प्राप्त किया गया हो, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, अर्थात उपरोक्त सभी के जो निधि होगी या फिर जो धनराशि होगी उसको हम क्या कहेंगे? मंडी समिति निधि। अगला प्रश्न है, मंडी समिति निधि में प्राप्त समस्त धन जमा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए है डाकघर में, ऑप्शन नंबर बी है सरकारी बैंकों में जो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के धारा के प्रावधानों का पालन करती है, ऑप्शन नंबर सी है राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट पात्र बैंक में, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी में। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी में, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मंडी समिति निधि को हम डाकघर में जमा कर सकते हैं, डाक डाक डाकघर में जमा कर सकते हैं, सरकारी बैंक जो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के धाराओं के प्रावधानों का पालन करती वहाँ जमा कर सकते हैं, और एक राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट पात्र बैंकों में भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस अधिनियम में मंडी समिति निधि किस धारा में उल्लेखित है? ऑप्शन नंबर ए दिए गए धारा 35, ऑप्शन नंबर बी दिए गए धारा 36, ऑप्शन नंबर सी दिए गए हैं धारा 37 और ऑप्शन नंबर डी दिए गए धारा 38। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धारा नंबर 38, अर्थात मंडी समिति निधि के बारे में इस अधिनियम में धारा नंबर 38 में बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंडी समिति निधि का उपयोजन किया जा सकेगा। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मंडी प्रांगणों के अनुरक्षण एवं सुधार में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मंडी समिति की लेखाओं के समय परीक्षा के लिए उपगत किए गए व्यय के रूप में, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है इस अधिनियम के अधीन निर्वाचनों के व्यय के भुगतान के रूप में, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उपरोक्त सभी के रूप में। मंडी समिति निधि का उपयोजन करने का मेरा तात्पर्य है क्या चीज़? खर्चा।
जो मंडी समिति है उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इसमें सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। मतलब कहाँ कहाँ करेंगे? मंडी प्रांगणों के अनुरक्षण में एवं सुधार में, मंडी समिति की लेखाओं के संपरीक्षा के लिए, इसके अधीन होने वाले निर्वाचनों के वैभव के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम में मंडी समिति निधि के उपयोजन के बारे में किस धारा में बताया गया है? इससे पहले मैं क्या बताया? मंडी समिति का उपयोजन कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि उपयोजन के बारे में इस अधिनियम में किस धारा में बताया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया गया धारा नंबर 36, ऑप्शन नंबर बी दिया गया धारा नंबर 37, ऑप्शन नंबर सी दिया गया धारा नंबर 38 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया धारा नंबर 39। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा नंबर 39। अर्थात मंडी समिति निधि के उपयोजन के बारे में धारा नंबर 39 में पूरा बताया गया है। ठीक। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम में क्रय विक्रय की शर्तें किस धारा में वर्णित है? इस अधिनियम में जो क्रय विक्रय से संबंधित जितनी भी शर्तों के बारे में बताया गया है उसको किस धारा में वर्णित किया गया है, ये पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 36, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 37, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 38 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया धारा नंबर 39। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा नंबर 37। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रय विक्रय के शर्तों के संदर्भ में सत्य कथन है। क्रय की गई कृषि उपज की कीमत की भुगतान उसी दिन विक्रेता को करनी पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी है, क्रय की गई कृषि उपज की कीमत की भुगतान 7 दिन के भीतर विक्रेता को करनी पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी है, क्रय की गई कृषि उपज की कीमत की भुगतान 10 दिन के भीतर विक्रेता को करनी पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया, क्रय की गई कृषि उपज की कीमत की भुगतान 14 दिन के भीतर विक्रेता को करनी पड़ती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या चीज़? क्रय की गई कृषि उपज की कीमत का भुगतान उसी दिन विक्रेता को करनी पड़ती है। ठीक है, ये हुआ हमारा MCQ पार्ट 4 का 20 क्वेश्चन। इसके बाद जितने भी बचा है MCQ उसको मैं जल्दी जल्दी से लाऊंगा ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम की तैयारी थोड़ा जल्दी हो सके। और इतना गारंटी है कि एग्ज़ाम से पहले पूरी MCQs हो जाएगी। और अगर आप लोगों को मेरे पूरे MCQs की PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक मैं अपने YouTube चैनल की डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका सभी जितने भी मैं MCQ लाऊंगा उसका विथ आंसर आपको PDF मिल जाएगा। उसके साथ साथ और जो भी जानकारी है एग्ज़ाम से रिलेटेड, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो नोट्स वगैरह है उस टेलीग्राम चैनल में आपको मिलेगी। ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग अभी और MCQ सीरीज चालू करने की सोच रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि CGPSC का करूँ या फिर प्रयोगशाला परिचालक का। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।